डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आप लोगों ने कैपलर्स फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के विषय में जाना और समझा। आज हम लोग केपलर्स थर्ड लॉ के विषय में अध्ययन करेंगे। कैपलर महोदय ने अपना थर्ड लॉ इस तरह से दिया था, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। तीसरा नियम उनका ये कहता है कि प्लैनेट की सन से जो दूरी का क्यूब होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लैनेट के टाइम पीरियड के स्क्वायर के। यानी सूर्य से सन से यदि प्लैनेट की मीन डिस्टेंस आर हो, आर स्मॉल आर हो, तथा प्लैनेट सन के अराउंड 1 रिवॉल्यूशन पूरा करने में यदि t समय लेता है तो केपलर के थर्ड नियम के अनुसार आर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर के। यहाँ देखेंगे, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। इफ आर इज द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड टी इज द टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट, then according to Kepler's third law RQ directly proportional to T square। मुझे आशा है कि आप लोगों को केपलर थर्ड लॉ समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? इसको जानने का प्रयास करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट करिए, आप छत पर चढ़ जाइए। एक एक्सपेरिमेंट आपको करना है, आप छत पर चढ़ जाइए, अपने मकान के छत पर चढ़ जाइए और एक साथ एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु ज़मीन पर गिराइए। तो दोनों वस्तुओं का पृथ्वी पर पहुंचने का जो समय होगा वह समान होगा। इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि भारी वस्तु पहले गिर जाएगी और हल्की वस्तु बाद में गिरेगी। इसका कारण मैं बाद में स्पष्ट करूंगा, पहले यहाँ समझ लीजिए कि फ्री फॉल क्या होता है। ध्यान से देखेंगे, द falling of a body from height toward the earth under the gravitational force of earth is known as free fall। Under the gravitational force, जैसा कि आप लोग जानते हो कि प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपने की तरफ आकर्षित करती है। तो यदि किसी वस्तु को हम किसी ऊंचाई से छोड़ते हैं और यदि एयर का या अन्य कोई रेजिस्टेंस न हो और वस्तु फ्रीली गिर रही है गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में, तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्री फॉलिंग कहते हैं। देख लिए, द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी फ्रॉम हाइट टूवर्ड द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज नोन एज फ्री फॉल। अभी हमने आपको उदाहरण दिया था कि दो वस्तुएं, एक भारी वस्तु एक हल्की वस्तु, एक साथ समान ऊंचाई से छोड़ी जाए तो पृथ्वी पर उनके आने का जो समय होगा समान होगा। अब इसका कारण क्या है? कारण इसका यह है कि फ्री फॉलिंग बॉडी पर जो एक्सीलरेशन लगता है वह मास पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? मास पर निर्भर नहीं करता है। जब मास पर निर्भर नहीं करता है तो दो वस्तुएं जो विभिन्न मासेस की हैं
एक साथ अगर छोड़ी जाती हैं तो वह जो है पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगी। ठीक है, देखेंगे द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द फ्री फॉलिंग बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ फॉलिंग बॉडी। अरे बात समझ में, यानी जो एक्सेलरेशन है वह भारी वस्तु पर चाहे हल्की वस्तु पर एक समान लगेगा, बराबर लगेगा। ठीक है, आगे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में विधिवत इसकी परिचर्चा करेंगे। हाँ, अब देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ध्यान से देखेंगे आप लोग कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण हिंदी में कहा जाता है। द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए फ्री फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल जी एंड इट वैल्यू इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा सा हम आप लोगों का एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। ये ऑलरेडी आप लोग इसको जानते हो कि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो इसी तरह से यदि कोई वस्तु, कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसके वेलोसिटी में चेंज होता है, उसके वेलोसिटी में चेंज होता है। अब प्रयोग द्वारा देखा गया यह कि उसकी वेलोसिटी, यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ फॉल कर रही है तो उसकी वेलोसिटी प्रत्येक सेकंड 9.8 मीटर प्रति सेकंड चेंज हो जाती है। एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी में कितने की वृद्धि हो जाती है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड की। तो इस नाते उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। अरे बात समझ में? तो उसी चीज को आप लोग समझोगे। द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए फ्री फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज डिनोटेड बाय लेटर G and it value is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस कैसे होती है? वह ग्रेविटेशनल फोर्स से प्रोड्यूस होती है। अरे बात समझ में? और इसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यदि किसी वस्तु को, कोई ज़रूरी नहीं है ना कि हमेशा वस्तु जो है ऊपर से नीचे ही गिरेगी, यह भी संभव है कि अगर किसी बॉडी को आप नीचे से ऊपर फेंकते हो तो आपने देखा होगा कि एक ऊंचाई पर जा कर के वह रुक जाती है और फिर वहाँ से नीचे गिरना शुरू हो जाती है। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी में हर सेकेंड में परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो नीचे से जब आप ऊपर फेंकते हो तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है, मीन्स वहाँ पर एक्सेलरेशन न काम करके रिटार्डेशन काम करता है। और उस रिटार्डेशन का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका मतलब कि उसकी वेलोसिटी हर सेकेंड 9.8 मीटर डिक्रीज कर रही है। किस केस में? जब हम कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं। तो मुझे आशा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंसेप्ट आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लें। द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए फ्री फॉलिंग बॉडी। यूनिफॉर्म कह रहा है एक समान त्वरण, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई किसी वस्तु में जो कि गुरुत्व के अंतर्गत गिर रही है, जो एक समान त्वरण उत्पन्न होता है, उस त्वरण को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या
गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अरे बात समझ में। और इसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग काम करते हैं। ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका कैलकुलेशन भी किया जा सकता है। यहाँ प्रयास करते हैं हम लोग जी का वैल्यू ज्ञात करने का। तो कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मान लीजिए कि स्टोन है जिसका मास m है और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर वह फ्री फॉल कर रहा है। आप ये भी मान लीजिए कि अर्थ का मास जो है कैपिटल M है और अर्थ का रेडियस कैपिटल R है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, फोर्स एक्टिंग ऑन स्टोन M will be F equal to Gm into small m upon R स्क्वायर। बोले आगे देखेंगे, अगर इस फोर्स के कारण वस्तु में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी प्रोड्यूस होता है, तो स्टोन जिसका द्रव्यमान, जिसका मास m है, उस पर जो फोर्स लगेगा वह कितना होगा, m इंटू जी होगा। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर F की वैल्यू कितना हो जाएगी, m इंटू जी। यह m इंटू जी किसके बराबर है, जी एम अपान आर स्क्वायर के। तो यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, यानी आपको मिलेगा यहाँ से g इज इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर। ओके, अब देखिए आपने वहाँ पर देखा कि g इज इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर। अब ये नोन है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। मास ऑफ द अर्थ वह भी नोन है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ यह भी नोन है, ऑलरेडी नोन है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ से आपको मालूम है कि G इज इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर सबका मान पुटअप कर दीजिए 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू m की वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 अपान 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर। आफ्टर कैलकुलेटिंग all this quantity you will get g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रयोग में आप देखोगे कि एकदम 9.8 के अप्रोक्सीमेट आता है, एकदम 9.8 नहीं आता है। ठीक है ना। अब कल के लेक्चर में चाहे अगले वीडियो में आप लोग ये जानोगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है पृथ्वी पर हर जगह समान नहीं होती है। पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर विभिन्न होती है। जैसा कि आप जानते हो कि पृथ्वी पूरी तरह से राउंड नहीं है, बल्कि ये पोल पर फ्लैट है, चपटी हुई है। ठीक है। तो स्मॉल जी की वैल्यू पृथ्वी पर बदलती है, और यह कैसे बदलती है, कहाँ पर मैक्सिमम होती है, कहाँ पर मिनिमम होती है जी की वैल्यू, वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी बस आप ये जान लीजिए कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर की जाती है। आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करने के लिए यही वैल्यू ली जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी विशेष क्वेश्चन में यदि आपको कैलकुलेशन करना होता है तो वहाँ पर जी की वैल्यू दे दी जाती है, वो कभी कभी 10 दे देता है। ऐसे ही हम लोग जानेंगे कि जी की वैल्यू पृथ्वी पर, चंद्रमा पर क्या होगी, वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे,
बस आज भर के लिए इतना ही।